वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आपके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, a few days back I had the opportunity to visit Government College Solan to deliver a lecture in the faculty development program, and was really pleasant experience to share my views and to interact with the 50 or 60 most genius personalities of the Solan. सोचा कि जो बात मैंने वहां शेयर की थी, वो बात जब मैंने वहां मंच से बोली थी तो ना जाने मुझे वो बहुत सारगर्भित लग रही थी। मित्रों, आजादी के हम लोग लगभग 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। हमारे देश में शिक्षा की क्या स्थिति है, उसका एक आंकलन करने के लिए यह लगभग 30 या 40 मिनट का वीडियो है। मैं समझता हूं हर शिक्षक के लिए कम से कम यह वीडियो सुनना उनका स्वधर्म होता है, लेकिन मुझे यह भी पूरा विश्वास है कि अधिकांश शिक्षक पहले ही इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि शायद वो अपने अमूल्य समय में से 30 मिनट का समय ना निकाल पाए। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के आंकड़ों के आधार पर, क्यूएस रैंकिंग के आधार पर देश में उच्च शिक्षा की स्थिति एवं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर जो मैं शिक्षा का विश्लेषण यहां पेश करने जा रहा हूं, मैं समझता हूं हमारे देश के राजनेताओं, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स, हमारे देश के शिक्षकों और हमारे देश के ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए यह एक आई ओपनर हो सकता है। फ्रेंड्स, आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसका टाइटल है स्टेटस ऑफ इंडियन एजुकेशन इन ग्लोबल कॉम्पेरिजन। आजादी के 75 वर्ष बाद जब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत ही कम अंतराल के बाद विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उस समय हमारे देश में शिक्षा की क्या स्थिति है, यह चिंतन करना हर नागरिक और हर शिक्षक का स्वधर्म होता है। मित्रों, शिक्षा को हम 4 भागों में क्लासिफाई करते हैं: प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, प्राइमरी 1 to 5th, upper primary 6th to 8th, then secondary and higher secondary education. Higher education, which includes BSc, MSc and research. In research, PhD, DSc और DLit यदि कोई करना चाहे, या रिसर्च पेपर, सभी का समावेश रिसर्च के अंतर्गत ही होगा। फ्रेंड्स, मूलतः मेरा जो चिंतन है आज का उच्च शिक्षा पर रहेगा, लेकिन स्कूली शिक्षा के चंद आंकड़ों से अवगत करवाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। यदि इस समय ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर इस समय टोटल स्कूल की संख्या लगभग 14,80,000 है। जी हां, हमारे देश में कुल स्कूलों की संख्या 14,80,000 है। मैं मार्जिन रख के 15 लाख के देता हूं। उनमें से केंद्रीय विद्यालय संगठन हैं, आप सब जानते हैं, उनकी संख्या 1,251 है। 1988 में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना ग्रामीण भारत को शिक्षित करने के लिए जो की गई थी, टोटल नंबर ऑफ JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 650 हैं। अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल 254 है। उसमें मिलिट्री स्कूल हो सकते हैं, सैनिक स्कूल हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूलों की संख्या है 10,16,000 है। मैं ये कह सकता हूं टोटल गवर्नमेंट स्कूल 10,17,660 है। टोटल प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, जिनको कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिलती लेकिन गवर्नमेंट ने उनको मान्यता प्रदान की गई है,
ऐसे स्कूलों की संख्या लगभग 3,35,000 है। टोटल मदरसा जिनको रिकॉग्नाइजेशन सरकार द्वारा मिला गया है 21,000 है। अब आता है हमारे देश में टोटल एनरोल्ड स्कूल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी दैट इज अबाउट 26 करोड़। जी हां, इस समय 26 करोड़ विद्यार्थी हमारे देश में प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं आता हूं हायर शिक्षा पर। उच्च शिक्षा के लिए 1956 में एक पार्लियामेंट एक्ट द्वारा समूचे भारत में कुछ 4 नियमों की पालना करवाने के लिए एक बॉडी स्थापित की गई थी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 4 इसके पर्पस थे। कहां तक यह सफल रही है यह मेरे देश के शिक्षकों को निर्धारित करके कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। फॉर प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकंड एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन हायर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। I don't know whether UGC is advising to government or government is advising to UGC. I am unable to understand. Third, ensuring quality in teaching, examination and research. Fourth, to provide grants to universities and colleges. I can say the fourth point that is satisfactory by the UGC that provides grant as per limitation of University Grants Commission. हमारे देश में इस समय यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की स्थिति क्या है यह मैं इतिहास से प्रारंभ कर रहा हूं। इतिहास में मैं बता दूं हमारी शिक्षा विश्व में सबसे पुरानी है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, इनसे पुरानी विश्व की कोई शिक्षा आपको नहीं मिल सकती। यदि थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, भारत में 2 ऐसे महान विश्वविद्यालय थे जहां से समूचे विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। एक नालंदा, एक तक्षशिला। तक्षशिला दुर्भाग्य से पाकिस्तान में चला गया था, नालंदा को जला दिया गया था। लेकिन कभी भी हम पास्ट की मेमोरी को याद रखते हैं, बार बार हम नालंदा और तक्षशिला की दुहाई देते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। जो चला गया उसे भूल जाइए। आज हम कहां खड़े हैं यदि मैं आप लोगों को बताऊं, 1947 में हमारे देश में केवल मात्र 20 यूनिवर्सिटीज थी, 500 कॉलेजेस थे। जी हां, स्वतंत्रता के समय हमारे देश में 20 विश्वविद्यालय एवं 500 महाविद्यालय थे। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे पहले आऊंगा, फिर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस दूंगा। 1857 में मॉडर्न इंडिया के हिसाब से नालंदा और तक्षशिला को भूल जाइए, जो हो गया हो गया। 1857 में 3 विश्वविद्यालय कैलकाटा, बॉम्बे एवं मद्रास, इनकी स्थापना हुई थी। संयोग से कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1 जनवरी 1857 को एस्टेब्लिश हो गया था। बाकी बॉम्बे और मद्रास भी हुए थे एस्टेब्लिश 1857 में, लेकिन चूंकि कैलकाटा 1 जनवरी को हो गया था, हम ये कह सकते हैं कैलकाटा इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, और बिकॉज ऑल द 3 वर एस्टेब्लिश्ड in the same year 1857 we can say Bombay, Calcutta and Madras, these are the first 3 university in modern India. Fourth is AMU, established by Sir Syed Ahmad। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद के प्रयासों से हुई थी। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसका मैं स्पेल कर रहा हूं PUNJAB, पंजाब, 1882 में स्टेब्लिश हुई थी। लेकिन आज की जो बहुत ही प्रतिष्ठित और पॉपुलर के दूं पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो ये नहीं थी। इसका स्पेलिंग है PUNJAB। ये यूनिवर्सिटी 1882 में लाहौर में स्टेब्लिश की गई थी। पार्टीशन के बाद मैं उन शिक्षकों का हृदय के अंतःकरण से नमन करता हूं जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि यदि पार्टीशन हुआ है, विभाजन हुआ है, भारत में दूसरा पंजाब विश्वविद्यालय बनेगा, और वो चंडीगढ़ में बना हुआ है जो देश के बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। इसीलिए उसका स्पेलिंग PANJAB लिखते हैं, PUN नहीं लिख सकते, क्योंकि वो लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी का था। इसके बाद 1920 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में स्टैब्लिश हुई थी। महामना मदन मोहन मालवीय जी के अथाक प्रयासों से
जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1916 में हुआ था, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में हुई थी। यह मैंने केवल आपकी शुरू की 10 यूनिवर्सिटीज का इतिहास रखा है। इस समय हमारे देश में हायर एजुकेशन की क्या पोजीशन है, ये जो डेटा है यूजीसी की वेबसाइट से रिसेंटली लिए गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या जो सेंटर द्वारा संचालित की जाती हैं या केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों की संख्या 57 है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, राज्य सरकार जिनको फंड करती है, लगभग 499 या मैं 500 कह सकता हूं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 138, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 508, more than state universities are private universities. To what extent this is justified in a country where 80 crore people is getting free ration, and if we have more than 500 private universities, this is a question mark on the parliament and assemblies. Anyway, total number of universities I can say 1202 or I can say about 1200. आजादी के समय 20 थी और आज 1200 विश्वविद्यालय हमारे देश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आई विल एक्सप्लेन इट 165। कॉलेजेस की संख्या एग्जैक्ट मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुछ मैं पा सका हूं 45,000 से अधिक है। आजादी के समय 500 महाविद्यालय थे और अब 45,000 से अधिक हैं। मैंने एक शब्द काम में लिया था, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कौन से हैं। आईआईटीज जो हमेशा विश्व में टॉप पर रहकर हमारे भारतीयता की लाज रखती हैं, आईआईटीज की संख्या 23 है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाने जाते थे और हिमाचल में हमीरपुर में वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसको अब एनआईटी हमीरपुर कहा जाता है, उनकी संख्या 34 है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सर्वश्रेष्ठ संस्थान, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं 26 हैं। 23 एम्स ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रवेश दिया जा रहा है। 3 एम्स ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और मैं समझता हूं बहुत जल्दी उनमें भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो मैं कह सकता हूं 23+3 एम्स मेरे देश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लाइक अहमदाबाद, कोझिकोड, कैलकाटा, लखनऊ एटसेट्रा, उनकी संख्या 21 है। बेसिक साइंस को प्रमोट करने के लिए लगभग 15-17 साल पहले केंद्रीय सरकार ने यह निर्धारित किया था कि जिस तरह टेक्निकल संस्थान आईआईटी देश के सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी कुछ ऐसे उत्कृष्ट संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की आवश्यकता है। डीएसटी ने सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबसे पहले नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जी हां, नाइजर की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर की दूरी पर की थी। ना जाने उसके बाद नाइजर नहीं, लेकिन फिर केंद्रीय संसाधन मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 7 स्थापित किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसमें से एक मोहाली है ट्राई सिटी में, उसके अलावा भोपाल है, उसके अलावा पूना है, कैलकाटा है और ऐसे अनेक है। अनेक में गलत कह गया। आशा मुझे थी कि जिस तरह 7 आइसर बने थे, कम से कम देश में लगभग 200 आइसर होने चाहिए थे। जो फैसिलिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, पुणे, कैलकाटा या भोपाल में है, ऐसे 200 आइजर बनने चाहिए थे, जिनकी संख्या अभी मात्र 7 ही है। अब मैं इनरोलमेंट कुछ आंकड़ों की बात करूंगा जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन से लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन 16 लाख हैं। इसमें 45,000 कॉलेज भी शामिल कर लें और 1200 विश्वविद्यालय भी शामिल कर लें। मेजॉरिटी लेक्चरर्स ही होंगी, उससे कम रीडर और प्रोफेसर लगभग 10%, मैं कह दूं 1.6 लाख के करीब होंगे। टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट
4.3 करोड़। इसमें पीजी 12%, यूजी 79%, पीएचडी 0.5%। जी हां, हमारे यहां प्रतिवर्ष पीएचडी में एनरोल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 लाख के आसपास है। इसमें यदि मैं 16 लाख में फीमेल देखूं, 2.07 करोड़ आउट ऑफ 4.3, 2.07 करोड़ 47.8%, और जेंडर प्रोपोर्शनलिटी इंडिकेटर जीपीआई 1.01। फैकल्टी वाइज एनरोलमेंट देखें, आर्ट्स 34%, साइंस 15%, कॉमर्स 13%, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 12%। ये मैंने डेटा जो लिए हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन से लिए हैं, और मैं ये आशा करता हूं ये काफी हद तक सही होने चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्लेम करना कि नहीं मेरे डेटा ही पूर्णतः सही है, ये मेरे द्वारा एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट होगा। चूंकि मैं उच्च शिक्षा की बात करता हूं, और उच्च शिक्षा में आजकल पीएचडी डिग्री बहुत सामान्य बात हो गई है। आपको लगभग हर महाविद्यालय में 5% का मार्जिन रख दीजिए, 95% फैकल्टी पीएचडी मिलेगी। अब पीएचडी का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो जानना हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। कौन सा सबसे पहला वो नागरिक था जिसने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, यह भी हमारे लिए जानना उतना ही आवश्यक है जितना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, फुलेरिन्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, या कोई अन्य टॉपिक है। सबसे पहले पीएचडी की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा आनंद प्रसाद सरकार को प्रदान की गई थी। आनंद प्रसाद सरकार was the first recipient of PhD degree in 1904। मैंने आपसे कहा था बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास तीनों 1857 में स्थापित हुई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में स्टैब्लिश हुई थी। लेकिन सबसे पहला पीएचडी भारत के किस विश्वविद्यालय से निकला था, तो वो ये कह सकता हूं 1887 में स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1904 में आनंद प्रसाद सरकार ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1909 से 1930 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक छत्र राज रहा था, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी। 13 डॉक्टरेट 1909 से 1930 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी से निकले थे। फर्स्ट फीमेल, यह भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली वो कौन महान महिला थी जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी? मैं समझता हूं लगभग मैं कह सकता हूं 85 वर्ष पूर्व 1939 में कमला सोहनी वो महाराष्ट्र की महिला थी जिन्होंने 1939 में बायोकेमिस्ट्री में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। तो ये मैं कह सकता हूं सबसे पहली महिला कमला सोहनी थी जिन्होंने 1939 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। कौन सी वो पहली महिला थी? चूंकि मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी, सबसे पहली महिला जिन्होंने रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि या विद्या वाचस्पति प्राप्त की थी, वो बंगाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी की नन देन प्रोफेसर आशिमा चटर्जी, a very brilliant organic chemist who did a lot of work on medicine plant. She was not only the first female to recipient PhD in chemistry, of course organic chemistry, but she was the first president of the highest scientific body of our country, Indian Science Congress Association. चाहे आनंद मोहन सरकार 1904 में इलाहाबाद से पहले पीएचडी लेने वाले हों, कमला सोहनी विज्ञान संकाय में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी लेने वाली पहली महिला हो, या 1944 में आशिमा चटर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पीएचडी, उस समय डीएससी कहा जाता था, यह स्पष्ट कर दूं, लेकिन वो पीएचडी थी, पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिलाओं, इन सबको नमन करना हर शिक्षक, हर विद्यार्थी का यह प्रथम कर्तव्य बनता है। फ्रेंड्स, आप परसेंटेज की बात करें, हमारे देश में पीएचडी का परसेंटेज कितना है? मैं यदि कहूं कितना परसेंट पीएचडी है, 2.1%। बड़ा आश्चर्यजनक आपको लग रहा होगा, क्या किसी भी शहर में आपको 2.1% पीएचडी मिल जाएगा? जी नहीं, 2.1% इंडियन पीएचडी ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स कहते हैं किसी भी कारखाने में कितने कर्मचारी हैं, या जब मैं पीएचडी की बात कर रहा हूं कितने टीचर स्कूल और कॉलेज जगत में पढ़ा रहे हैं, उन सब में कार्यरत शिक्षकों का परसेंटेज 2.1%। वही जस्टिफाई करता है कि 2.1% टीचर
in school and higher education, they are having PhD degree. 2.1%. Globally, it is 2%. We are 0.1% higher than globally. यूएसए से प्रतिवर्ष 70,000 पीएचडी डिग्री प्राप्त करते हैं, चाइना से 50,000 और भारत से लगभग 30,000। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, स्टूडेंट गेटिंग एनरोल्ड एवरी ईयर 2.0 ले 2 लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष पीएचडी के लिए अपना एनरोलमेंट करवाते हैं। अब मैं आता हूं, वास्तव में आजादी के इतने वर्षों के उपरांत भी जब हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, चाहे हम पहली अर्थव्यवस्था ही क्यों ना बन जाए, मैं कहता हूं 50 ट्रिलियन की क्यों ना बन जाए, हमारे देश की एजुकेशन की स्थिति क्या है, हायर एजुकेशन की पोजीशन क्या है, मैं समझता हूं हर शिक्षक के आंख से एक अश्रु तो जरूर बहेगा जब मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगा। और आंकड़े ये स्पष्ट करना चाहूंगा, 3 एजेंसी ऐसी हैं जो विश्व की विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं दूसरे इंस्टीट्यूट्स का रैंकिंग करती हैं। 3 एजेंसीज हैं। पहली है क्वेकरली साइमंड्स। क्वेकरली साइमंड्स नुंजियो क्वेकरली द्वारा 1990 में स्थापित की गई थी एंड टाइम्स हायर एजुकेशन वाज द पार्ट ऑफ क्वेकरली साइमंड्स। 2004 में क्वेकरली साइमंड्स और टाइम्स हायर एजुकेशन अलग हो गए थे। 2 एजेंसी ये हैं, फर्स्ट क्वेकरली साइमंड्स, दूसरी टाइम्स हायर एजुकेशन, तीसरी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय शंघाई कंसल्टेंसी। 3 एजेंसी हैं। मेरा बिलीफ क्यूआरएस पे ज्यादा है, क्वेकरली साइमंड्स के बेस पे ही मैं आपके सामने डेटा पेश कर रहा हूं, लेकिन किसी दूसरी एजेंसी, चाहे वो टाइम्स हायर एजुकेशन हो या एकेडमिक रैंकिंग और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शंघाई कंसल्टेंसी हो, मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा। हर किसी का एक ना एक पैमाना होता है और एक पैमाना सेट करना जरूरी भी है। ठीक इसी तरह भारतवर्ष में जो विभिन्न विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट का रैंकिंग निर्धारित करता है वो है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब कुछ क्राइटेरिया होते हैं, किस क्राइटेरिया पे क्यूएस या टाइम्स हायर एजुकेशन या शंघाई कंसल्टेंसी रैंक देती है। मैं क्यूएस रैंकिंग की बात कर रहा हूं, क्वेकरली साइमंड्स की। एकेडमिक रेपुटेशन 30%, एम्प्लॉयर रेपुटेशन 10%, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 20%, साइटेशन पर फैकल्टी 20%, एम्प्लॉयमेंट रिसर्च नेटवर्क 5%, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो 5%, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो 5%, एम्प्लॉयमेंट आउटकम 5%। अब मैं आता हूं, पूरे विश्व की क्या स्थिति है। जो इस समय हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क समूचे विश्व में कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सी यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से किस नंबर पर है, जरा ये देख लीजिए। पहले नंबर पे है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, MIT USA, मोस्ट रेप्यूटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। हमेशा आपको फर्स्ट 10 में मिलेगा। मैं जितनी भी ये यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन पहले 10 में उनका सदैव स्थान रहेगा। माफी चाहूंगा। पहले नंबर पे MIT USA, दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तीसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। व्हाट शुड आई से, आई डोंट हैव द वर्ड्स, हाउ शुड आई डिफाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी से 162 नोबेल लॉरेट जुड़े हुए हो, जिस यूनिवर्सिटी में ओलंपिक गोल्ड मेडल की संख्या वहां के एल्यूमिनाई द्वारा 1000 से अधिक हो, हार्वर्ड का किसने नाम नहीं सुना और कौन प्रशंसा नहीं करेगा, जो कोई मां सरस्वती का सच्चा भक्त है। देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ETH ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UK, देन CIT कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एज गुड एज MIT। थोड़ा सा नीचे रैंकिंग है, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए, जैसे भारत में 23 IITs सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, विश्व के 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं, मैं कहूंगा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CIT कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GIT जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी क्रम में आगे बढ़े, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो मैंने कहा था, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, that is different from California Institute of Technology. That is a university. I would like to clarify, California University has 3 campuses. One of the campuses in Berkeley, and I would like to convey the Berkeley campus of California University is the best campus as far as Department of Chemistry is concerned. मैं कह सकता हूं विश्व की वह यूनिवर्सिटी जहां का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सर्वश्रेष्ठ है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है. देन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, नन्यान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग. ये मैंने विश्व के टॉप इंस्टीट्यूट आपके सामने रखे थे, लगभग 20 के आसपास हो गए. अब आई एम ऑल्सो वेरी पेट्रियोटिक, मैं भी बहुत देशभक्त हूं, लेकिन जब शिक्षा का निष्पक्ष एनालिसिस करना होगा, मेरी देशभक्ति मेरे हृदय के एक कोने में सेंटर में रहेगी, तो एनालिसिस करना एक शिक्षक के रूप में यह मेरा स्वधर्म है. आईआईटी बॉम्बे, जो भारत का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल इंस्टीट्यूट माना जाता है, जिन आईआईटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दिन रात एक करके कोटा या दूसरे बड़े शहरों में कोचिंग ले लेते हैं, आईआईटी बॉम्बे 118वें नंबर पर है. जी हां, द वर्ल्ड रैंक ऑफ आईआईटी बॉम्बे इज 118. सेकंड इज आईआईटी दिल्ली 150. फ्रेंड्स, आई एम ग्रेटफुल टू आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली, जिन्होंने फर्स्ट 200 में आकर मेरे देश की जो थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसकी लाज रख ली. इन 2 संस्थानों के अलावा विश्व के टॉप 200 में भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है. दिल में पीड़ा तो होती है, क्योंकि मैंने शिक्षा का ही खाया है और शिक्षा की पेंशन ले रहा हूं. आईआईएससी बेंगलोर, जिसकी हम तारीफ करते नहीं थक थकते, जहां पैर रखने पर ऐसा लगता है कि आप वास्तव में शोध संस्थान नहीं, किसी शोध संस्थान के स्वर्ग में पहुंच गए हैं. उसका रैंक है 211. आईआईटी मद्रास 285, आईआईटी कानपुर 278, आईआईटी खड़गपुर 271, आईआईटी रुड़की 369, आईआईटी गुवाहाटी 364, आईआईटी इंदौर 396, आईआईटी हैदराबाद 444, आईआईटी भुवनेश्वर आफ्टर 500. फिर क्यूएस वाले भी थक जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल नहीं देते, 50 का स्लॉट्स बना देते हैं. आईआईटी भुवनेश्वर 601 से 20 से 650 के बीच में कहीं स्टैंड करता है. आईआईटी गांधीनगर, जहां जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, दैट आईआईटी इज अमंग 601 to 650. अगेन कौन सा रैंक है? 30-31. ये कोई भी नहीं बता सकता, इतनी लंबी लिस्ट पब्लिश नहीं की जा सकती. आईआईटी पटना 651 to 700, आईआईटी मंडी 701 to 750. फिर मैं कह रहा हूं, क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से भारत की जो दयनीय स्थिति है, पीड़ादायक स्थिति है, टॉप 200 में आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे को छोड़कर कोई नहीं है. मतलब 200 में से 198 दूसरे कंट्रीज ने कब्जा कर रखा है, हम केवल आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे को लेकर बैठे हुए. कितनी पीड़ादायक स्थिति है. आप 100 ट्रिलियन 1000 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाइए, लेकिन शिक्षा यदि नहीं है तो निरर्थक है. चलिए, ये तो मैं विश्व की बात कर रहा था, हो सकता है मैंने जरा पंख ज्यादा फैला लिया हूं. अब मैं अपने आप को एशिया तक सीमित रखता हूं. एशिया में हमारी क्या स्थिति है? आईआईटी दिल्ली 44 पोजीशन, आईआईटी बॉम्बे 48 पोजीशन, आईआईटी मद्रास 56, आईआईटी खड़गपुर 60, आईएससी बेंगलोर 62, आईआईटी कानपुर 67, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन द कैपिटल 81. ये मैं वर्ल्ड की रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, एशिया रैंकिंग की बात कर रहा हूं. ये कह दूं, एशिया में भी मेरे देश के फर्स्ट 50 में आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे हैं. इसके अलावा हमने मैदान छोड़ रखा है. आओ और रैंकिंग लेते जाओ. हमें रैंकिंग से ज्यादा चिंता नहीं है, हमें शिक्षा से ज्यादा चिंता नहीं है, हमें अर्थव्यवस्था बड़ी करने से ज्यादा चिंता है. आगे अब जरा चलते हैं, थोड़ा मनन करते हैं. टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क. मैंने आपसे बताया था, जिस तरह विश्व में विभिन्न संस्थानों का रैंकिंग क्यूएस, द टाइम्स हायर एजुकेशन एंड शंघाई एजेंसी करती है, ठीक इसी तरह से भारत में
जो गवर्नमेंट अप्रूव नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है वही मान्यता प्राप्त है। ऑब्वियसली हम विश्व में आईआईएससी बेंगलोर 221वें नंबर पे था, देश में तो पहले नंबर पे रहेगा। जेएनयू न्यू दिल्ली दूसरे नंबर पे, जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे नंबर पे, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका चौथे नंबर पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नंबर 5, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो टॉप 700 में नहीं है वो हमारे देश में छठे स्थान पर है। अमृता विश्व विद्यापीठम 7वें पोजीशन पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 8वां, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे 9th पोजीशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी 10th पोजीशन। मैंने कहा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का तो जो कुछ मैं कर सकता था एशियाई रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, एक ही यूनिवर्सिटी उसमें मुझे दिखाई दी थी टॉप एशिया में। वर्ल्ड में तो टॉप 700 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन एशिया में 81 पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थी। लेकिन यहां चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी छठे नंबर पे दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर रिसर्चर्स। मैं समझता हूं एमएससी विद्यार्थियों के लिए भी यह लाभप्रद है। लेक्चर, रीडर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, वॉट एवर द डेजिग्नेशन इज, this is a very important information which I am imparting right now. What is the impact factor of the journal? Whenever you do research, your thesis is never the criteria of the quality of research. The criteria of research, I always say, that is your research publication, how many papers you publish, and what quality of journals in which you publish the paper. Impact factor. फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा बात कर लें। जनरली हम जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जनरली बायोलॉजी का इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा हो सकता है, केमिस्ट्री का उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन मेडिसिनल साइंस में, मेडिकल साइंस में इंपैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मैं नहीं जानता कितने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को ये मालूम था तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले टॉप नंबर पे है कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियन, जिसका इंपैक्ट फैक्टर 254 है। यदि मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो ज्यादातर केमिस्ट्री के लोगों के 2.5 के आसपास इंपैक्ट फैक्टर मिलेंगे। तो कभी भी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में इंपैक्ट फैक्टर कंपेयर मत कीजिए, यह मैं सभी एजुकेशनिस्ट से निवेदन करना चाहूंगा। टॉप पे कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियन, इंपैक्ट फैक्टर 254। सेकंड इज लैंसेट। कई बार आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, लैंसेट का नाम आता है। दैट्स ए मेडिसिन जर्नल जिसकी यूके में, इंग्लैंड में 1823 में स्थापना हुई थी। इंपैक्ट फैक्टर 169 है। लैंसेट एक ऐसा जर्नल है जो 1823 में एक जर्नल से शुरू हुआ था और आज लैंसेट के लगभग 19 या 20 जर्नल प्रकाशित होते हैं। अब मैं आता हूं केमिस्ट्री से पहले साइंस के जर्नल के इंपैक्ट फैक्टर पर। फ्रेंड्स, जो नेचर का इंपैक्ट फैक्टर है 50.5 है, और यदि 5 साल का इंपैक्ट फैक्टर बता दूं 54.4 है। दैट वाज माय क्यूरियोसिटी, व्हाट कुड बी द हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर ऑफ द नेचर जर्नल, बिकॉज नेचर, everybody wish to publish in nature, but there are a few exceptional who can publish the paper. That was in 2021 69.5, but right now I can say that is 50.5, the best journal of the science excluding medical science. केमिस्ट्री पे आता हूं, केमिकल रिव्यूज इंपैक्ट फैक्टर 51.4, 55 तक भी गया था, अभी 51.4 है। केमिकल सोसाइटी रिव्यू जो रॉयल सोसाइटी पब्लिश करती है 40.4, नेचर रिव्यू केमिस्ट्री 38.7, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस जर्नल 32.4। अब मैं कुछ जर्नल्स पे आ रहा हूं, ये भी जर्नल्स की बात थी, बट दीज वर रिव्यू जर्नल्स, आइदर केमिकल रिव्यू, नेचर को छोड़ दीजिए, आइदर केमिकल रिव्यू, केमिकल सोसाइटी रिव्यू और नेचर रिव्यू। रिव्यूज have always high impact factor, but as far as journals are concerned, the best journal in chemistry throughout the world, top journal I can say with confidence, that is JICS, I'm sorry, that is American Journal of Chemistry,
The impact factor is 15, Journal of American Chemical Society, Angewandte. That is a very old German journal. Angewandte Chemie, 16.6. Now I come to Mera Bharat Mahan, the oldest journal, not oldest, but the journal of CSIR, the highest scientific body of the country, Council of Scientific and Industrial Research, established by Sir S.S. Bhatnagar in 1950s. 75 साल का समय कम नहीं होता. जो जर्नल प्रकाशित करते हैं, आईजेसी सेक्शन ए, उसका इंपैक्ट फैक्टर आईजेसी का 0.412 है, आईजेसी सेक्शन बी का 0.456 है. केमिस्ट्री वालों को मालूम है, फिर भी क्लियर करना चाहूंगा. सेक्शन ए इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर्स पब्लिश करता है, जबकि आईजेसी का सेक्शन बी हैविंग 0.456 इंपैक्ट फैक्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर पब्लिश करता है. यानी सीएसआईआर हाईएस्ट साइंटिफिक बॉडी, उसके निष्क्रिय से प्रकाशित होने वाले जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर 0.412 और 0.456. और हमने ऊपर देखा था, मैं क्लिनिकल जर्नल की बात नहीं करूंगा जो 254 है, लेकिन जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का 15 है, एंग्यूवांटे केमिकल 16 है. जर्नल ऑफ केमिकल साइंसेस, ए जर्नल ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस 1.7. आई हैव टू से satisfactory, but if you look to 51, in next slide I will classify, then you can decide yourself. The oldest body of science, that is not science, I am sorry, of science, I should say Indian Science Congress Association, but chemistry, Journal of Indian Chemical Society, established by Sir Praful Chandra Ray. वो भी एक जर्नल प्रकाशित करती है, दैट इज जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी, JICS. आई रिमेंबर वेरी वेल, in 2010 when I was the vice president of Indian Chemical Society, we decided we should hand over this journal, which was having very poor impact factor, to Elsevier, and that was handed over to Elsevier. But what I see the condition, 2021, 2022, 2023, JICS 21 impact factor 0.243, 22 impact factor 1.3, 23 impact factor 3.2. Friends, these data I have generated from AI, not a single, 3 or 4 AIs to confirm. I am very much doubtful. The journal which has impact factor 0.243 in 2021 is 3.2 in 23. If that is there, I feel very much proud. Really, I again feel patriotic. But it is very difficult. So much articles of high quality were published that got the impact factor direct from 1.3 in 2022, in 2023 3.2. Anyway, this is a formula. मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, मैं आपको इंपैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताऊंगा, और मैंने पहले एक वीडियो इंपैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं और जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसी पे ही अपलोड किया था. दुर्भाग्य से देश के कुछ बड़े वैज्ञानिकों को, खासकर रसायन शास्त्रियों को, भ्रम पैदा हो गया था. पहले क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, साइंस वो सब्जेक्ट नहीं है कि आपने 20 साल पहले पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दीजिए. पुराना फॉर्मूला क्या था और नया फॉर्मूला क्या है. इंपैक्ट फैक्टर का जो लेटेस्ट फॉर्मूला है, पूरे कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से कह रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट इंपैक्ट फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ साइटेशन इन ए गिवन ईयर. सपोज आप 2024 का इंपैक्ट फैक्टर निकालना चाहते हैं, 2024 में कितने साइटेशन उस जर्नल के हुए हैं, यू हैव टू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइटेबल आर्टिकल प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, 2022 और 2023 में कितने आर्टिकल पब्लिश हुए. मींस यदि मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 2025 का आपको इंपैक्ट फैक्टर निकालना है, 2025 में उस जर्नल के कितने रेफरेंस साइट हुए हैं, उसको आप डिवाइड करेंगे 2023 और 2024 में कितने आर्टिकल, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल इन दैट जर्नल. सो नंबर ऑफ साइटेशन in a given year divided by number of citable article in the preceding 2 years. This is the correct formula. Now, how you would decide if you publish a paper? I say in chemistry, it is possible, but remarkable if the impact factor is more than 10, good 5 to 10, average 1 to 5, bad 0 to 1.
Another criteria I can say, remarkable more than 10, very good 5 to 10, good 1 to 5, and average 0 to 1. That looks more appropriate. If some journal has very low impact factor, don't say bad. That has the impact factor. Could you recognize this trademark? This is trademark. ये वो ट्रेडमार्क है जो जिंदगी का हर डेडिकेटेड, मैं पहला शब्द यूज कर रहा हूं, डेडिकेटेड टू हिज और हर सब्जेक्ट, जो अपने विषय को समर्पित होता है, 24 घंटों में से 18 घंटे प्रयोगशाला में कार्य करता है और अपने रिसर्च पेपर और अपने ज्ञान के प्रकाश को इतना बढ़ा देता है कि उसे दुनिया रिकॉग्नाइज करे. दैट वाज ए ट्रेडमार्क ऑफ इंडियन, the Nobel Prize. The Nobel Prize was established in 1901 in 5 areas: physics, chemistry, physiology or medicine, literature, and peace. Again, I will repeat. In 1901, by the asset of Alfred Nobel, as his will, Nobel Prizes were established, or rather started in 1901: physics, chemistry, physiology, medicine, literature, peace. In 1969, not Nobel, Sveriges Bank of Switzerland, because Alfred Nobel was from Switzerland, Sveriges Bank of Switzerland started the Nobel Prize in Economics in 1969. So now we have total 6 Nobel Prizes: physics, chemistry, physiology or medicine, literature, peace, and economics started in 1969 by Sveriges Bank. Friend, ये जरा मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक नोबेल प्राइज लेना हर किसी की हसरत होती है कि जिंदगी में उसको नोबेल प्राइज मिल जाए, बेशर्त कि उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की हो अपने विषय के कार्य के लिए. ऐसे भी व्यक्ति हैं, महान पुरुष हैं, जिनको नतमस्तक होना ही पड़ेगा, और ऐसी 5 विभूतियां मिलेंगी 1901 से 2025 के 12 मई तक. आपको कोई छठा नाम नहीं मिलेगा, आत्मविश्वास से कह रहा हूं. 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज लिए हैं. मैरी क्यूरी इन 1903 इन फिजिक्स with her husband Pierre Curie and her PhD advisor Henry Becquerel for the discovery of radioactivity. But the same great lady received the Nobel Prize in chemistry in 1911 for the discovery of radium and polonium. 2 Nobel Prizes. The first candidate or first lady or only lady I can say in the world till date, Marie Curie, 1903 and 1911. John Bardeen, a great physicist who received the Nobel Prize in physics, both Nobel Prizes in physics, 1956 and 1972. Friends, a great personality. He was a chemist, a great chemist, Linus Pauling. नाम आते ही ऐसा लग जाता है जैसे आपको दुनिया का अपार सुख मिल गया हो. Great chemist who received the 2 Nobel Prize. But what the beauty of the Nobel Prizes of Linus Pauling? Among these 5 only, he was the only person, he is the only person who received 2 Nobel Prizes, but exclusively without sharing. Yes, Madame Curie received first Nobel Prizes in 1903 in physics with her husband Pierre Curie and PhD advisor Henry Becquerel. But in 1911, she received the Nobel Prize in chemistry for the discovery of radium and polonium exclusively without sharing. But she received 1 shared and 1 unshared exclusive. Linus Pauling received 1954 Nobel Prize in chemistry and 1962 Nobel Prize in peace, both exclusively. ना केमिस्ट्री का 1954 में किसी से शेयर किया था, ना पीस शांति का 1962 में किया था. This is the beauty. Then Friedrich Sanger, chemistry 1958 for his work on proteins. Again chemistry in 1980, again on proteins. K. Barry Sharpless, chemistry 2001 and second Nobel Prize of chemistry 2022 for click chemistry. They are the only 5 persons. Please listen my sentence. Till date, not you will find a 6th person who has received more than 2 awards. But to receive the 2 Nobel Prizes, which is very difficult work, one, I will justify later on. But you see the beauty. Either I am biased or this is
what should I say, gift of the nature. Out of 5 Nobel laureates who received 2 Nobel Prize, Marie Curie, John Bardeen, Linus Pauling, Frederick Singer, K. Berry Sharpless. 4 केमिस्ट्री के हैं. मेरी क्यूरी ने 1903 में फिजिक्स में लिया था, 1911 में केमिस्ट्री में लिया था. जॉन बार्डिन ने 56 और 72 दोनों ही फिजिक्स में लिए थे. शत नमन करता उनको भी. लाइनस पॉलिंग केमिस्ट थे, पहला केमिस्ट्री का अवार्ड लिया था 54 में, दूसरा पीस का 62 में लिया था. फ्रेडरिक सेंगर ने दोनों केमिस्ट्री में लिए थे, के बेरी शार्पलेस ने दोनों केमिस्ट्री में लिए थे. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से केमिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल साइंस. दूसरे साइंस वाले जरा मुझे माफ कर दें, बट अनडाउटेडली इट प्रूव्स इफ आउट ऑफ 5 4 मल्टीपल लॉरेट्स are from chemistry. Chemistry is the mother of all sciences. Friends, there are 6 married couples who received the Nobel Prizes. कपल पति पत्नी ने नोबेल प्राइज ले लिए. एक एग्जांपल मैंने आपसे दिया था 1903 में मैडम क्यूरी ने फिजिक्स का नोबेल प्राइज अपने हस्बैंड पियरे क्यूरी एंड ऑफ कोर्स हर पीएचडी एडवाइजर हेनरी बेक्टरेल के साथ दिया था. पति पत्नी ने लिया था 1903 का नोबेल प्राइज. उनकी बेटी मीन्स पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी की डॉटर इरेन क्यूरी और उनके हस्बैंड फ्रेडरिक जूलियट ने 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज लिया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं ब्रह्मांड से. देन गर्टी कॉरी एंड कार्ल कॉरी 47 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज पति पत्नी ने एक ही वर्ष में लिया था. गुन्नर एंड अल्वा मर्डर. Gunnar Myrdal received the Nobel Prize in Economics 1974, but Alva received Peace Award in 1982. Maybrick and Edward Moser, Medicine 2014. Abhijit Banerjee, who is Indian, who received the Nobel Prize in Economics in 2009 with his wife Esther Duflo. These are 6 couples, husband and wife. एक घर में पति पत्नी दोनों ने नोबेल पुरस्कार ले लिए थे. Aha, wonderful. Next example, what I am quoting, great personalities. मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं. मैंने 6 कपल्स आपको बताए हैं, पति पत्नी दोनों ने नोबेल पुरस्कार लिए हैं. दिस इज नॉट ए सिप ऑफ ए कप ऑफ टी. अपनी जिंदगी समर्पित कर सकती है. पति पत्नी दोनों ने अपनी जिंदगी समर्पित करके नोबेल प्राइज लेके और देश का नाम रोशन किया हो, इतिहास में चंद लोग ही मिलेंगे. ठीक इसी तरह 6 पिता एवं पुत्र भी हुए हैं. उन सबका वर्णन करूंगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल जो मैं आइडियल मानता हूं, क्या एक ही साल में पिता एवं पुत्र एक साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐतिहासिक क्षण रहा होगा जेनेवा. जी हां, मैं आपको बता दूं 10 दिसंबर, हर साल 10 दिसंबर डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल. 5 नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स. ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं. जो पीस प्राइज है हर साल 10 दिसंबर को ही नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है. सर विलियम हेनरी ब्रेग एंड हिज सन सर विलियम लॉरेंस ब्रेग. हेनरी ब्रेग लगभग 50 साल के थे और उनके सुपुत्र केवल मात्र 25 साल के थे जब दोनों पिता पुत्र ने एक ही साल में 1915 में नोबेल प्राइज लिया था. आई एम सॉरी, probably I spoke 1925. The year was 1915, where father and son together received the Nobel Prize for their services in the analysis of crystal structure by means of X-ray. Friends, अब कुछ यूनिवर्सिटीज की भी चर्चा कर ली जाए. ये मैंने बैकग्राउंड इसीलिए बताया था आपको नोबेल प्राइज का. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 162 नोबेल लॉरेट्स एसोसिएटेड हैं. द नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स एसोसिएटेड with Harvard University 162, either faculty member or alumni who took the degree from Harvard and serving somewhere else. But 162, a very big number. University of Cambridge 121, University of California Berkeley जिसका मैंने बताया था बेस्ट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 110, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो 100, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 97, कोलंबिया यूनिवर्सिटी 96, Stanford University 85, University of Oxford 72, CIT California Institute of Technology, another institute of excellent technical institute of the world 71, Princeton University 70, Yale University 65, ETH Zurich
32, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी 29, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन 28। काश इसमें कोई कैलकाटा यूनिवर्सिटी होती, जो देश की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसलिए मेरे मुंह से दिल्ली यूनिवर्सिटी होती, जेएनयू होती, जामिया मिलिया इस्लामिया होती, बीएचयू होती। बड़ी निराशाजनक स्थिति लगती है मित्रों, ना जाने क्यों, मैं समझ नहीं पाता। अब किसी देश ने आज की तारीख तक कितने नोबेल प्राइज लिए हैं उसका एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ने 420 नोबेल प्राइज लिए, यूके ने 143, जर्मनी ने 115, फ्रांस ने 76, स्वीडन ने 34, जापान ने 31, कनाडा ने 28, रशिया ने 30। मैं ब्रीफ करने जा रहा हूं। नॉर्वे 13, ऑस्ट्रिया 12, बेल्जियम 11, इंडिया 11। What is the population of our country? 145 crore. The population of what is 8 billion. Out of 8 billion, 1.45 billion is the population of India, 17%. But the number of Nobel Prize in America, USA, that was 420. In India, 11 only. Friends, ये एनालिसिस का समय है। हमारे देश में एजुकेशन की क्या स्थिति है। चाइना के भी नोबेल प्राइज बहुत कम मिलेंगे आपको, 9 या 10 मिलेंगे, यह भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन चाइना ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितने लिए हैं, क्या इससे कोई डिनाई कर सकता है? यूएसए का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यदि ओलंपिक में कोई होता है, चाइना होता है। एज ए शिक्षक, चूंकि मैं एआई का यूज करके अभी भी पढ़ता रहता हूं, जिस तेजी से चाइना की प्रोग्रेस हो रही है, चाइनीज यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस हो रही है, चाइना में एजुकेशन की प्रोग्रेस हो रही है, वहां के रिसर्च पब्लिकेशन हाई इंपैक्ट फैक्टर में आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जब चाइना नोबेल प्राइज पर भी कब्जा कर लेगा। लेकिन भारत में जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब तीसरी या पहली बनेगी, 11, 420 यूएसए और इंडिया 11। मित्रों, जरा उन हीरोज को सैल्यूट कर लिया जाए। 11 में कौन कौन है? पहला नंबर आता है सर रोनाल्ड रोज इन 1902। मैंने आपसे बताया 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, 1902 में रोनाल्ड रोज ने नोबेल प्राइज ले लिया था। फॉर व्हाट? दैट मलेरिया इज स्प्रेडेड बाय द बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस। ही वाज नॉट इंडियन, बट दैट टाइम ही वाज देयर। आई काउंट हिम in the Indian, so can the data can go into digits. Rudyard Kipling received the Nobel Prize in Literature in 1907. He was 2 years old when he was taken to the Britain with his parents. But when he was born in India. I count him also. Third is Rabindranath Tagore. कितना नमन किया जाए हृदय के अंतःकरण से। यदि 24 घंटे भी मैं अपनी सांस रोक के नमन करूं, कर ही नहीं पाऊंगा। वो भी शायद सर रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए कम होगा। 1913 का गीतांजलि का साहित्य में नोबेल पुरस्कार लेकर जो भारत का नाम रोशन किया था, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। सर सीवी रमन 1930 में उन्होंने भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ही वॉज एमएससी फिजिक्स, बट ही वॉज अकाउंटेंट जनरल इन कैलकाटा। ही वॉज नॉट ए रिसर्चर, ही वॉज नॉट ए साइंटिस्ट, ही वॉज अकाउंटेंट जनरल इन कैलकाटा, बट ही वॉज ऑब्जर्विंग the sea waves continuously when he was traveling within Calcutta from home to her AG office, Accountant General Office. One day, without even a single visit to foreign country, he received the Nobel Prize, totally indigenous Nobel Prize, Sir C.V. Raman in 1930. Hargobind Khurana, now he is not Indian. He doesn't have Indian citizenship. 1968, he received the Nobel Prize. Mother Teresa, true Indian. She did a lot of work for leprosy in Calcutta. 1979. S. Chandrasekhar, nephew of Sir C.V. Raman, 1983. Amartya Sen, a great economist, associated to Vishwa Bharati, 1998. Venkatraman Ramakrishnan, basically he was a chemist. He received the Nobel Prize in 2009. His parents were in MS University, Baroda. He came to India. But one of in his interview, he did say, "Don't tell me Indian." Kailash Satyarthi, a great guy from MP, who is doing a lot of work for child labor. He did a lot and doing a lot. He received the Nobel Prize
in 2014 for peace along with Malala Yousafzai. 2014 से पहले जब भी मैं लेक्चर देता था, विलियम ब्रेक को ही यंगेस्ट नोबेल लॉरेट कहा करता था, क्योंकि उन्होंने 25 साल की आयु में नोबेल पुरस्कार ले लिया था। लेकिन 1914 के बाद मलाला यूसुफजई यंगेस्ट बन गई, जिन्होंने 16 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। अभिजीत बनर्जी इन 2019। फ्रेंड्स, केवल मात्र 2 मिनट लूंगा। एक डेवलप्ड नेशन होने के क्या क्राइटेरिया होते हैं? यदि हमको विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो भी कौन से क्राइटेरिया है? हायर पर कैपिटा इनकम, डाइवर्सिफाइड एंड एडवांस इकोनॉमी, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। We all know out of 198 countries, our India is third most polluted country in the world. Out of 198 countries, India is the third most polluted country in the world. If I take the 50 top polluted cities, 50 are from India, either from Delhi, then Greater Noida, Faridabad, Gurgaon, Hanumangarh, so on. You will find 40 cities of India out of 50. Friends, एक बार फिर मैं यूजीसी की स्लाइड लेके आया हूं। हर शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है, और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज यदि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कोई सीनियर प्रोफेसर है, वो 3.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है, तो क्या केमिस्ट्री या फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ाना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है? राष्ट्र की शिक्षा के प्रति कौन जागरूक होगा? फिर चाणक्य को याद करूंगा, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। फिर यूजीसी के पहले पॉइंट पे आता हूं, फॉर प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। दोनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूरी तरह से असफल रहा है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन हायर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मैंने पहले ही कहा था, गवर्नमेंट यूजीसी को एडवाइस देती है या यूजीसी गवर्नमेंट को? स्थापना हुई थी कि यूजीसी गवर्नमेंट को एडवाइस देगी, परम दुर्भाग्य गवर्नमेंट यूजीसी को एडवाइस देती है, और वही हम फॉलो करते हैं। एंश्योरिंग क्वालिटी इन टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च, तीनों पहलुओं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूरी तरह से फेल रहा है, असफल रहा है। आई डिड से अर्लियर आल्सो टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, यस दे प्रोवाइड एज पर देयर लिमिटेशन। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति आई है। विद ड्यू रिगार्ड टू रामास्वामी कस्तूरीरंगन who passed away 15 days back. He was the chairman of the drafting committee. But before implementation, if some state has not implemented, be careful to implement the education policy of 2020. Friends, आजादी के बाद का 75 साल का जो इतिहास है, यदि यूएसए के पास 420 नोबेल प्राइज, हमारे पास 11। केवल मात्र हमारे 2 टेक्निकल इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे टॉप 200 में, केवल मात्र 200, बाकी सब 200 से नीचे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 700 में नहीं है, यूनिवर्सिटी दिल्ली हो, बीएचयू हो या एमओयू है। किस प्रकार की यह शिक्षा का हमने विकास किया है। और अब जो वर्तमान समय में शिक्षा की दुर्गति हो रही है, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मुझे मालूम है, लेकिन आने वाली पीढ़ी किस संकट के कगार पर खड़ी होगी, यह हमारे देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बता रही है। जहां विज्ञान हो, कला हो, संकाय हो, विद्यार्थी भी ना जाने क्यों थक चुके हैं, और शिक्षक जो एक बहुत एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर 3.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है, एक आत्मविश्लेषण करे कि वो समाज को क्या दे रहा है। डजंट मैटर कि आप 3.5 लाख रुपए लेते हैं या 35,000 रुपए महीने के लेते हैं, समाज को शिक्षक क्या दे रहा है। क्या हम कोई वीडियो सुनना भी पसंद करते हैं? ये शब्द मुझे कहते हुए अच्छे नहीं रहे, एज ए शिक्षक कह रहा हूं। अर्धनग्न क्लिप्स जब यूट्यूब पे तो नहीं कहूंगा, फेसबुक पर आते हैं, विद इन ए फ्यू आवर्स व्यूअर्स की संख्या मिलियंस तक पहुंच जाती है। और एजुकेटेड रिलेटेड कोई यदि वीडियो आएगा, उसको सुनना बहुत कठिन लगता है। शायद यही कारण है कि हम आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आज भी नोबेल पुरस्कार के लिए तरस रहे हैं, और आज भी तरस रहे हैं। काश हमारे देश का कोई इंस्टीट्यूट टॉप 50 में आ जाए, टॉप 100 में आ जाए। फ्रेंड्स,
केवल अर्थव्यवस्था पहले नंबर। मैं कहता हूं 1000 ट्रिलियन की आप कर लीजिए, आपके देश में एजुकेशन नहीं है तो वो अर्थव्यवस्था सस्टेन नहीं करेगी। यदि आपका सिस्टम इतना पोल्यूटेड है, यू आर द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, आप अर्थव्यवस्था को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है सस्टेनेबिलिटी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या सोशल साइंस हो, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। प्रार्थना करता हूं ईश्वर से हमारे देश के राजनेताओं को, शिक्षाविदों को, शिक्षकों को और मेरे देश के ब्रिलियंट स्टूडेंट को यह सद्बुद्धि प्रदान करे, वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को इस स्तर पर लाएं कि हमारे यहां भी अमेरिका से अधिक नोबेल पुरस्कार आए और हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 20-50 में खड़ी हो। इस आशा के साथ वीडियो लंबा जरूर था, लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े हर शिक्षक के लिए मैं समझता हूं अति महत्वपूर्ण था। माफी के साथ कह रहा हूं, आपसे अनुमति चाहूंगा, फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होगा। सीपी भसीन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।